रेस्पिरेशंस का आज सबसे पहला प्रोसेस पढ़ना है हमें ग्लाइकोलाइसिस। क्या पढ़ना है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्रीक वर्ड ग्लाइकस से निकला है। तो ग्लाइकस का मतलब क्या है? ग्लाइकस मीन्स स्वीट, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, यानी ये एक ग्रीक भाषा से निकला है ग्लाइकस का वर्ड। ग्लाइकोलाइसिस का जो एक्चुअल टर्म है ये ग्रीक भाषा ग्लाइकस से। तो ग्रीक में ग्लाइकस का मतलब है मीठा, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग होना, ब्रेक डाउन होना। ठीक है। अब इस पाथवे को 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिनका नाम है डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट। EMBD in Embedden, Meyerhof and Parnas. Therefore, pathway is known as EMP pathway. EMP यानी Embedden Meyerhof Parnas pathway। देखो क्या क्या ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस को 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जिनका नाम है एम्बेडेन, मायरहोफ एंड पार्नस। इसलिए इस ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है EMP पाथवे। EMP पाथवे। अब इसमें क्या होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाते हैं किसमें? इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। 1 मोल ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहला प्रोसेस। दूसरा स्टेप, सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस में पूरे प्रोसेस में 1 मोल ग्लूकोज 2 मोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यूनिवर्सल प्रोसेस, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, दुनिया के तमाम ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में ऑपरेट होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूनिवर्सल प्रोसेस। इन ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो तमाम प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं। नंबर 4 स्टेप देखो, चौथा, occurs in the cytosol of प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स, दोनों में। प्रोकैरियोट्स की भी प्रोटोस यानी साइटोसोल में ऑपरेट होते हैं और यूकैरियोट की भी साइटोसोल में ये प्रोसेस जो है ऑपरेट होते हैं। अब उसके बाद देखो, एक तो मैंने कहा यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म में ऑपरेट होते हैं। दूसरा एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, इनमें डिफरेंट एंजाइम्स का काफ़ी रोल है, इस ग्लूकोज को यानी पायरुवेट में कन्वर्ट करने में काफ़ी एंजाइम्स का रोल है। अच्छा, उसके बाद इसमें कितने स्टेप्स है? 10 स्टेप्स है। 10 स्टेप्स है, 10 टोटल 10 स्टेप। फर्स्ट 5 स्टेप, पहले 5 स्टेप को हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। पहले 5 स्टेप को हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या प्रिपरेटरी फेज, PREP, प्रिपरेटरी फेज। पहले 5 स्टेप को एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज बोलो या प्रिपरेटरी। लास्ट 5 स्टेजेस को, लास्ट 5 स्टेप्स को पे ऑफ फेज या एनर्जी जनरेटिंग फेज। पे ऑफ फेज या हम कहते हैं एनर्जी जनरेटिंग फेज। देखो, ठीक है, पहले इस ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसका नाम है EMP पाथवे। उसके बाद एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर एक प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ऑपरेट होते हैं। तो हर एक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस ऑपरेट होती है। तो 10 स्टेप्स है। पहले 5 स्टेप को हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज या प्रिपरेटरी फेज कहते हैं।
लास्ट डिफाइंड स्टेप को हम पे ऑफ एस कहते हैं। ठीक है, चीज लिखो, ये एक रेगुलेटरी प्रोसेस है। क्या है ये? रेगुलेटरी प्रोसेस है। ठीक है, अब उसके बाद हम पहले रिएक्शंस बनाएंगे, रिएक्शन बनाने के बाद हम आगे और लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कहां से शुरू हो गई रिएक्शन? ग्लूकोज से। ग्लूकोज 6 कार्बन का शुगर है। क्या है? 6 कार्बन का शुगर है। तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब देखो सबसे पहले ग्लूकोज को फॉस्फोरिलेट किया। यहाँ फॉस्फोराइल डोनर कौन है? फॉस्फोराइल डोनर है यहाँ पे एटीपी। तो एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं एंजाइम। उस एंजाइम का क्या नाम है? हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस। इस हेक्सोकाइनेस एंजाइम को इफेक्टिवली काम करने के लिए एक कोफैक्टर चाहिए, जिस कोफैक्टर डाइवेलेंट कैटाइन मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयन। ठीक है, डाइवेलेंट कैटाइन हेक्सोकाइनेस एंजाइम। तो ये पहला रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर फर्स्ट। रिएक्शन नंबर फर्स्ट देखो, ग्लाइकोलाइसिस में सबसे फर्स्ट स्टेप पे क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन हुआ। पहले स्टेप पे क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन। यूज हुए एक एटीपी और उस एटीपी का टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप यानी गामा फॉस्फेट यूज हुआ ग्लूकोज को फॉस्फोरिलेट करने के लिए। फिर ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब यहाँ पे देखो ग्लूकोज 6 कार्बन का एक कंपाउंड है, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस ग्लूकोज 6 नंबर पोजीशन की कार्बन को फॉस्फेट से क्या किया? फॉस्फोरिलेट किया। फॉस्फेट से क्या किया? फॉस्फोरिलेट किया। तब बना नया कंपाउंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नया कंपाउंड क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा यहाँ देखो हेक्सोकाइनेस का सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज भी इसका सबस्ट्रेट है, एटीपी भी इसका सबस्ट्रेट है। अब यहाँ पे हेक्सोकाइनेस एंजाइम ने एटीपी और ग्लूकोज दोनों को एज ए सबस्ट्रेट के तौर पर इस्तेमाल किया और इसको कन्वर्ट किया किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इरिवर्सिबल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज इरिवर्सिबल। देखो सबसे पहला प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट स्टेप इज फॉस्फोराइलेशन। तो किसकी फॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ? ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहां पे पहली स्टेप में ग्लूकोज चेंज हुआ किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो पहला स्टेप का जो है दिस स्टेप इज ए रेगुलेटरी स्टेप, इरिवर्सिबल। ये स्टेप क्या है? जो रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा उनको हम एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल। दूसरा ये स्टेप क्या है? रेगुलेटरी स्टेप है। इरिवर्सिबल है, रेगुलेटरी स्टेप है नंबर। तो यहां पे सिंपली अगर हम कहें तो क्या हुआ? अल्डोज शुगर जो है कीटो शुगर में चेंज हुए। अल्डोज शुगर कन्वर्ट हुआ कीटो शुगर में। ठीक, देखो ग्लूकोज इज फॉस्फोरिलेटेड, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ किसमें? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। किसमें चेंज हुआ? फ्रुक्टोज। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है क्या? फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम। यानी हम सिंपली अगर आप लोग इसको आइसोमरेज एंजाइम भी कह सकते हैं। सिंपली क्या कह सकते हैं? आइसोमरेज एंजाइम। तो दूसरा स्टेप जो है रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है। यानी इसका मतलब ये फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज एंजाइम जो है ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब एक ही एंजाइम दोनों रिएक्शन को कैटालाइज करता है। तो ये रिएक्शन जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये कौन सा स्टेप हुआ? स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर, अब उसके बाद देखो स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड एक इरिवर्सिबल।
fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate. इस बार fructose 1,6-bisphosphate. अब इस वक्त एक इंपॉर्टेंट एंजाइम यहां पे, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेस फस, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस फस। इस एंजाइम का दूसरा नाम है PFK1। यहां पे हमने 1 क्यों लिखा? 1 का मतलब जो है ये जो फॉस्फेट ग्रुप जो है उसको कार्बन नंबर 1 पे अटैच करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1। यहां पे भी फॉस्फोरिलेशन होगा। फॉस्फेट डोनर कौन होंगे? यहाँ ATP, ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP। अब इधर देखो, fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-bisphosphate, fructose 1,6-bisphosphate। पहले फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट अटैच थे। अब इस बार जो फॉस्फेट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ वो फॉस्फेट जो है फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच होगा। ठीक है, पहले 6th पोजीशन पे ऑलरेडी फॉस्फेट अटैच थे। अब इस बार जो जहाँ पे फॉस्फेट ATP ने डोनेट किया वो फॉस्फेट जाके फ्रुक्टोज की कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच होगा, इसलिए कंपाउंड का नाम पड़ा फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate। अब यहाँ मैं एक स्ट्रक्चर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इधर देखो, इधर तो ऑलरेडी एक फॉस्फेट अटैच था, तो ये कंपाउंड का नाम पड़ा फ्रुक्टोज 6-phosphate। अब इस टाइम यहाँ पे देखो एक फॉस्फेट ने फिर से एक अपना टर्मिनल फॉस्फेट डोनेट किया, किसको? फ्रुक्टोज 6-phosphate को। 6 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ऑलरेडी फॉस्फेट अटैच थे। इस बार जो फॉस्फेट यहाँ पे ट्रांसफर हुआ वो कहाँ पे जाके अटैच होगा? कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे। तो कंपाउंड का नाम पड़ा फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate। बिस वर्ड तब यूज करते हैं जब जो है फॉस्फेट, एक मोनो फॉस्फेट जो है सेपरेट कार्बन्स पे अटैच हो, उस वक्त हम वर्ड यूज करते हैं बिस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6-phosphate में, यानी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ हेक्सोकाइनेस को इफेक्टिवली काम करने के लिए एक डाइवेलेंट कैटाइन चाहिए एज ए कोफैक्टर, ताकि ये अपने इफेक्टिवली अपनी इस कैटालिसिस प्रोसेस को अच्छे से परफॉर्म कर सके। उसके बाद ग्लूकोज 6-phosphate कन्वर्ट होगा किसमें? फ्रुक्टोज 6-phosphate में। अब यहाँ पे ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 6-phosphate बन रहे हैं, तो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं आइसोमरेज एंजाइम, या इसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। सेकंड स्टेप क्या है? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके बाद फ्रुक्टोज 6-phosphate कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate में। यहाँ पे इस स्टेप पे फिर से क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन होगा। यहाँ फॉस्फोराइल ट्रांसफर कौन, फॉस्फोराइल डोनर कौन है? ATP। तो ATP ने अपना टर्मिनल फॉस्फेट दिया फ्रुक्टोज को, तो ये कंपाउंड बना फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate। यहाँ तक चीजें क्लियर है? देखो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 पे फिर से क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन होगी, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फो। तो ये स्टेप क्या है? एक रेगुलेटरी स्टेप है। स्टेप क्या है? एक रेगुलेटरी स्टेप है। तो रेगुलेशन किस तरह के होते हैं? एलोस्टिक रेगुलेशन, रिवर्सिबल रिएक्शन की इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पे क्या होगा? फ्रुक्टोज 1,6-bisphosphate की क्लीवेज होगी, 2 कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पे देखो ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में डिवाइड होगा, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में डिवाइड होगा। एक कंपाउंड का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डैप। दूसरा कंपाउंड होगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-phosphate। यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड जो है स्प्लिट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, क्लीवेज हुआ। किसमें? 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में। ये भी 3 कार्बन, इसमें भी सिर्फ 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में स्प्लिट हुए। इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं एंजाइम अल्डोलेस, अल्डोलेस एंजाइम। इस रिएक्शन को कैटालाइज कौन करते हैं? अल्डोलेस
एंजाइम। अब देखो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो ही बनते हैं वो वापस कन्वर्ट होते हैं किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। यहां तक चीजें क्लियर है, समझ आया? एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करूं। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस रिएक्शन को कैटालाइज किया एक एंजाइम ने, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस। तो हेक्सोकाइनेस का सबस्ट्रेट हर 6 कार्बन का शुगर हो सकता है, ग्लूकोज भी, फ्रक्टोज भी, मानोज भी, गैलेक्टोज भी। ठीक, उसके नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और ये है स्टेप नंबर 5। तो यहां से लेके यहां तक इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इस स्टेप को हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। देखो याद करो, इस फेज को हम एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे 2 बार एटीपी का यूज हुआ, 2 बार एटीपी का यूज। ये एक बिजनेस की तरह है ग्लाइकोलिस। जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आप अपने पॉकेट से, अपने घर से थोड़ा सा 1000 रुपीज आपने यूज किया, बिजनेस में लगा लिया, उससे कुछ कपड़े लाए, तो आपने कम से कम 1000 रुपीज पहले खर्चा किया। फिर इसके बाद आपने जब वो बेच दिया, जब आपका सामान बिका, तो आपने 2000 कमाए। कितने कमाए? तो आपने टोटल 1000 तो आपके अपने थे, कमाई सिर्फ एक्स्ट्रा कितना हुआ? 1000 हुआ ना। बिल्कुल यहां भी वैसा ही है। इस ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एक एटीपी यूज हुआ। फिर स्टेप नंबर 3 पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए एक एटीपी। तो इस स्टेप में 2 एटीपी सेल को अपना यूज करके इस प्रोसेस को, इस साइकिल को कंटिन्यू करना पड़ा। तो इसका मतलब यहां पे एनर्जी क्या हुआ? खर्च हुआ। सेल की अपनी एनर्जी खर्च हुई, सेल की अपनी एनर्जी खर्च हुई। एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यूज करने के लिए एक एटीपी यूज हुआ, दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए एटीपी यूज हुआ। तो सेल की टोटल 2 एटीपी इन्वेस्ट हुए, इसलिए इस फेज को हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। तो पहले 5 स्टेप में सेल ने अपनी एनर्जी इस्तेमाल की, ये ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो स्टेप नंबर 6। अब स्टेप नंबर 6 से क्या होगा, आगे हम 2 बार लेके जाएंगे। देखो ये 3 कार्बन का है, ये जल्दी जल्दी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जल्दी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जल्दी ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। एज सून एज इट इज फॉर्म्ड इट इज इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो इसलिए स्टेप नंबर 6 से आगे हमें 2 लेना है। आगे देखो यहां पे मैं 2 लगा रहा हूं, इसका मतलब 2 टर्म्स ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहां पे मैंने 2 टाइम्स लिया है। ये एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट होगा किसमें? 1,3-बिसफॉस्फो ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये कन्वर्ट होगा किसमें? 1,3-बिसफॉस्फो ग्लिसरॉल में। अब इधर देखो, सबसे पहले इस स्टेप पे होगा ऑक्सीडेशन। सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। सबसे पहले स्टेप पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज होगी। तो ऑक्सीडाइज होने के बाद अपनी इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा NAD पॉजिटिव को। किसको देगा? जब ग्लिसरॉल्डिहाइड ने अपनी इलेक्ट्रॉन NAD को दिया तो NAD कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? NADH। क्लोरोप्लास्ट के केस में हम NADH2 लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे NADH। अब देखो NAD किस में कन्वर्ट हुआ? NADH में। NADH प्लस एक H पॉजिटिव, एक एक्स्ट्रा H कहाँ से गया? क्योंकि NAD सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है। NAD जब भी एक्सेप्ट करता है ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, याद रखना, ठीक है। एनर्जी यानी NAD जब भी एक्सेप्ट करेंगे क्या करेंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं।
तो इसलिए हमने लिखा NADH प्लस H पॉजिटिव। NADH प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? NAD का, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड का क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हुआ। ग्लिसरॉल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? NAD का। तो NAD किस में कन्वर्ट हुए? NADH ने। अब उसके बाद यहाँ पे एक और ATP नहीं, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पार्टिसिपेट करते हैं। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। देखो अब यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो इसके थर्ड नंबर पे जो कार्बन है उसको फॉस्फेट अटैच थे, लेकिन इस बार और एक फॉस्फेट यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। वो फॉस्फेट जाके कहाँ अटैच हुआ? कार्बन नंबर 1 पे। अब यहाँ मुझे बताओ भाई, यहाँ फॉस्फेट डोनर ATP है कि कोई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, याद रखना। तो स्टेप नंबर 6, तो 6th स्टेप को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेप। 6th स्टेप क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हुआ। किस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ इनटू बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। किसमें? फॉस्फो। अब उसके बाद इस देखो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक अल्डोज शुगर है। क्या है ये? एक क्या है ये? यानी इसका अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो, यानी किसमें? कार्बोक्सिल ग्रुप में। आइसो ग्रुप किसमें चेंज हुआ? कार्बोक्सिल ग्रुप में, यानी अल्डिहाइड ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो यहां पे ये कह सकते हैं फिर से एक अल्डो शुगर किस में चेंज हुआ? कीटो शुगर में। उसके बाद क्या हुआ? फॉस्फोरिलेट हुआ। फॉस्फोराइलेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 3 फॉस्फोग्लिसरेट का यहां पे क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन हुआ बाय किसने किया है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक, तो यहां पे फॉस्फोराइल ट्रांसफर हुआ, तो हम कह सकते हैं सिंपली फॉस्फोराइल ट्रांसफर। फॉस्फोरिल फॉस्फेट डोनर कौन है यहां पे? फॉस्फेट डोनर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फॉस्फेट डोनर कौन है यहां पे? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, सबसे पहले देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऑक्सीडाइज हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड में। अल्डोज शुगर इज कन्वर्टेड इनटू कीटोज शुगर। अब उसके बाद इसको फॉस्फोरिलेट किया बाद में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। वो फॉस्फेट जो है कार्बन नंबर 1 पे जाके अटैच हुआ। तो यहाँ पे इंजाइम, कौन सा इंजाइम यूज हुआ? इंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो हम सिंपली डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करें, इस इंजाइम का क्या नाम है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। देखो in this step glyceraldehyde 3 phosphate is first oxidized and then it is phosphorylated by inorganic phosphate to get 1,3 bis phosphoglycerate। 1,3 bis phosphoglycerate कितने मॉलिक्यूल है? ये हर जगह 2 लिखना है क्योंकि 2 बार चल रहा है, याद रखना। तो यहाँ पे जब ये 2 बार चले रिएक्शन, तो यहाँ पे हमें NAD कितनी बार लिखनी चाहिए? यहाँ पे NAD 2 टाइम, यहाँ पे NADH भी 2 टाइम, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी 2 टाइम। ठीक है, क्योंकि आप लोग दिमाग में रखो ये साइकिल 2 बार चल रहे हैं, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी इमीडिएटली कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इसलिए ये रिएक्शन में 2 आगे 2 मॉलिक्यूल क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 3 कार्बन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल अवेलेबल है। तो जब एक NAD यूज होगा, 2 के लिए 2 NAD यूज होगी, एक के लिए एक। स्टेप नंबर 7 यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। अब एनर्जी जनरेट होने का टाइम आ गया। कार्बन नंबर 1 पे जो फॉस्फेट उसके पास हाई एनर्जी है, तो वो अपने इस फॉस्फेट को डोनेट करेगा किसको? ADP को। किसको डोनेट करेगा? तो ADP किस में कन्वर्ट होगा? ATP में। यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हम आगे लगाएंगे 2 ADP इज कन्वर्ट इन 2 ATP। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट हुआ
यहाँ पे फॉस्फोराइल ट्रांसफर हुआ, इसने अपनी फॉस्फेट जो है किसको दी, एडीपी को, एडी, तो जब एडीपी किस में कन्वर्ट हुआ, एटीपी में कन्वर्ट। तो पहली बार यहाँ पे एक एटीपी बन रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या बन रहा है, एटीपी, डायरेक्ट सबस्ट्रेट से, डायरेक्ट ये क्या था, सबस्ट्रेट। इस चीज का तो ब्रेकडाउन हो रहा था, जिस चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है उससे अगर डायरेक्ट एटीपी निकलेंगे उसको हमने क्या कहा था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हम वर्ड यूज करते हैं जब हमें सबस्ट्रेट से डायरेक्ट एटीपी जनरेट होते हैं, जब हमें डायरेक्ट सबस्ट्रेट से 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट हमारा सबस्ट्रेट था, इस सबस्ट्रेट से डायरेक्ट हमें एटीपी मिला, तो इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब हमारे पास कंपाउंड क्या रहेगा, कंपाउंड सिर्फ रहेगा 3-फॉस्फो, अब 3 क्यों, थर्ड नंबर का फॉस्फेट रहा, एक तो एडीपी को देख के क्या बना था, एटीपी में कन्वर्ट हुआ था। इस रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे कौन सा एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम यूज होगा। अब नया कंपाउंड बना हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर, अब उसके बाद स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 यहां पे सिर्फ जस्ट म्यूटेस होगा, यहां स्ट्रक्चरल चेंज होगा। अब जो फॉस्फेट कार्बन नंबर 3 पे है वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे, बस स्ट्रक्चरल चेंज, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। कार्बन नंबर 1 पे पर जो कार्बन नंबर 3 पे जो फॉस्फेट था उसके पर लो एनर्जी होने की वजह से फॉस्फेट जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 2 पे आ गया, तो इसका नाम पड़ा 2-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे जो एंजाइम, यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, यहाँ पे एंजाइम यूज होते हैं म्यूटेस, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, म्यूटेस 8, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस एंजाइम। अब उसके बाद स्टेप नंबर 9 देखो, स्टेप नंबर 9 में फॉस्फोग्लिसरेट 2-फॉस्फोग्लिसरेट चेंज होगा फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में। ये स्टेप भी एक रिवर्सिबल स्टेप है, इस स्टेप पे वाटर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, जब हमने 2 लगाया तो हर वक्त 2। इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं एक एंजाइम, इस एंजाइम का नाम है इनोलेस, इनोलेस, इनोलेस की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं फ्लोरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं आइडोएसीटेट। ये कुछ इनहिबिटर है जो आगे काम आएंगे, आइडोएसीटेट, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। अब फाइनली फॉस्फोएनॉल पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। ये स्टेप एक इरिवर्सिबल स्टेप है, स्टेप नंबर 10। यहाँ पे अब फॉस्फोएनॉल पायरुवेट में हाइड्रोलिसिस के बाद उसके पास जो है हाइड्रोलिस से इनोलेस फॉस्फेट लिंकेज के पास हाई एनर्जी होते हैं, हाई एनर्जी, तो वो अपनी एनर्जी वाले फॉस्फेट जो है वो किसको देते हैं, एडीपी को। तो यहाँ पे एडीपी किस में कन्वर्ट होगा, एटीपी में। तो इस एंजाइम को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज एंजाइम। तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का सेटअप जो है कंप्लीट हो गया, क्या बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल ऑफ। अब देखो हमने पहले कहा था ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने स्टेप थे, 10 स्टेप, तो बराबर 10 स्टेप हुआ कि नहीं हुआ। पहले 5 फेज को हमने क्या कहा था, प्रेपरेटरी फेज, प्रेपरेटरी फेज या एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, क्योंकि सेल की अपनी एनर्जी उस वक्त यूज होती। बाद में जो उसको हम कहते हैं एनर्जी जनरेटिंग फेज, देखो उसने पहले 2 एटीपी खर्च किया था, बाद में कितने एटीपी मिला, यहाँ 2 एटीपी, यहाँ 2, तो टोटल कितने एटीपी जनरेट हुए, ग्रॉस 4 एटीपी। टोटल कितने एटीपी जनरेट हुए, 4 एटीपी। देखो
ग्रॉस एटीपी अगर देखा जाए तो कितने जनरेट हुए? 4। लेकिन यूज भी तो हुआ था। 2 एटीपी सेल को इस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए यूज हुए थे, तो -2 एटीपी। अब नेट एटीपी गेन कितना होगा ग्लाइकोलाइसिस में? नेट एटीपी गेन कितना हुआ? उसको सेल को कितने एटीपी गेन हुए ग्लाइकोलाइसिस में? 2। नेट एटीपी गेन हुआ 2 एटीपी इसने पहले अपना खर्च किया था, मिला इसको 4, यहाँ 2 यहाँ 2। अब हम ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस में टोटल कितनी एटीपी जनरेट हुए? नेट एटीपी गेन हुआ 2। नेट एटीपी गेन कितना हुआ? 2। अब थोड़ा सा फिर इसको रिवाइज करता हूं, ठीक है? हाँ, ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस इज ए सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन in which one molecule of glucose is converted into 2 molecule of pyruvate. Total 10 reactions, उसमें से फर्स्ट 5 reactions को हम क्या कहते हैं? preparatory phase या energy investment phase. In this phase, cell has to invest its own ATP. It is on ATP. First, glucose is converted into glucose 6-phosphate. पहला स्टेप फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट किया। फॉस्फोराइल डोनर कौन थे? वहाँ पे ATP, तो ATP ने फॉस्फोराइल ट्रांसफर की, तो वो जाके ग्लूकोज की 6th पोजीशन की कार्बन पे अटैच हुआ। नया कंपाउंड जो बना वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना। उसके बाद ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आइसोमराइजेशन हुए फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। यहाँ पे अल्डो शुगर जो है कीटो शुगर में कन्वर्ट हुआ। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है आइसोमेरेज। सिंपली हम कहते हैं फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट में। अब यहाँ पे एक एटीपी फिर से इन्वेस्ट की। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फर्स्ट इसलिए क्योंकि इस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम के पास एबिलिटी है कि वो फॉस्फेट को फ्रक्टोज की कार्बन नंबर फर्स्ट पे अटैच करेंगे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज फर्स्ट। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज इस एंजाइम ने इस रिएक्शन को कैटालाइज की तो बना फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6-बिस-फॉस्फेट क्लीवेज हुए यानी 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में। एक है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, एक है ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट जो ही बना वो कन्वर्ट हुए किसमें? ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कंप्लीट। अब नेक्स्ट 5 फेज जो है वो क्या होगा? एनर्जी जनरेटिंग फेज। एनर्जी देखो, एनर्जी जनरेटिंग फेज में 2 मॉलिक्यूल लेंगे। 2 क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल है, 2 कंपाउंड है कि नहीं? तो 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर इसके बाद म्यूटेस एंजाइम की मदद से 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, और फाइनली फॉस्फोएनॉल पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। अब उसके बाद यहाँ मैं थोड़ा सा स्टेप लिखूंगा ग्लाइकोलाइसिस का, ताकि आप लोग याद रखें। यूनिवर्सल एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस, यूनिवर्सल एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस occurs in cytosol of all prokaryotes and eukaryotes। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक रेगुलेटरी प्रोसेस है। रेगुलेटरी प्रोसेस है, रेगुलेटरी प्रोसेस। अच्छा, तो टोटल 10 स्टेप्स है। 10 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट्स में। देखो इरिवर्सिबल सेटअप कितने हैं? इरिवर्सिबल सेटअप 3 है। 3 कितने? सेटअप 1 और उसके बाद सेटअप 3 एंड लास्ट 10 स्टेप। ये तीनों सेटअप जो है इरिवर्सिबल है और रेगुलेटरी स्टेप है। इरिवर्सिबल एंड रेगुलेटरी स्टेप। तो इन रेगुलेटरी स्टेप्स को कौन कौन से एंजाइम जो है कंट्रोल कर रहे हैं? हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंड पायरुवेट काइनेज।
ये 3 स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 3 स्टेप इरिवर्सिबल है, इसकी वजह से पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो क्या होगा, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस बना है। किसकी वजह से? इन 3 स्टेप की वजह से, स्टेप फर्स्ट, स्टेप थर्ड एंड स्टेप 10। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एंट्रेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेप, कितने स्टेप पे ऑक्सीडेशन हुए, कितने स्टेप पे? सिर्फ एक स्टेप पे। वो कौन सा स्टेप था? स्टेप नंबर 6। किस स्टेप पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने पार्टिसिपेट किया, किस स्टेप में? बोलो। H2PO4 कौन सी स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे थे? स्टेप 6। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कौन कौन सी स्टेप में डायरेक्ट सबस्ट्रेट से एटीपी बना है, कितने स्टेप पे? वेरी गुड, 7 एंड 10 पे। स्टेप एंड 7 एंड 10 पे। अब उसके बाद ग्रॉस एटीपी जनरेट, ग्रॉस एटीपी कितने एटीपी मिले? 4। तो एनर्जी इन्वेस्ट कितना हुआ था साइकिल को चलाने के लिए? एटीपी इन्वेस्ट हुआ, तो 4 में से 2 माइनस करो तो नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलाइसिस, नेट एटीपी गेन ग्लाइकोलाइसिस में कितना हुआ है? 2।